सभा के सभापति कॉमरेड रामदेव गुप्ता, सभा में उपस्थित साथी सदस्य एवं फेसबुक में जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा लालहीन और क्रांतिकारी अभिवादन। आज हम इस मदन लाल धिंगरा के शहादत दिवस पर यह स्मरण सभा कर रहे हैं। इस सभा में आपने तमाम साथियों को सुना। तमाम साथियों ने वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में आप लोगों को बताया, लेकिन ये पूंजीवादी व्यवस्था है क्या? इस व्यवस्था में होता क्या है? कौन सी व्यवस्था है जिसे हमें खत्म करनी है? सर्वहारा विप्लव के जरिए समाजवादी व्यवस्था को लागू करना है। तो पहले हम ये जान लें पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। पूंजी क्या है? कोई धन जब उत्पादन के क्षेत्र में शोषण के निमित्त पैदा होती है तो वह पूंजी कहलाती है। ध्यान दें, मजदूरों का जब शोषण होता है उत्पादन के क्षेत्र में और उससे जो धन निकलकर सामने आता है, जो धन बनता है, उसे हम पूंजी कहते हैं। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है। वर्तमान व्यवस्था में जो आर्थिक व्यवस्था लागू की गई है, जो अंग्रेजों के जाने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में लागू की गई है, उस व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। इस पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? इससे पहले हम ये जान लें कि अंग्रेज यहाँ क्यों आए थे। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ सबसे पहले व्यापार करने आए थे। व्यापार हुआ, उन लोगों ने अपने ढंग से नीतियां बनाई, अपने ढंग से कानून बनाए, बहुत सारी चीजें उन्होंने लागू की। इसके बाद अत्याचार करते हुए भारत का शोषण करना शुरू किया। जितना हो सके उन्होंने लूटना शुरू किया और उस हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं लागू करते गए। वो चाहे शिक्षा प्रणाली हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे राजे रजवाड़ों से संधि करना हो, जिस तरीके से भी हो, अपने व्यापार को उन्होंने चलाना चालू किया। अब 15 अगस्त के बाद उन्हीं व्यवस्थाओं को संविधान के माध्यम से, जो 1935 में अंग्रेजों ने अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत संविधान का खाका तैयार किया था, उसी को मॉडिफाई करके 15 अगस्त 1947 के बाद लागू कर दिया गया। और वही पूंजीवादी व्यवस्था, उसी व्यवस्था को अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुस्तानियों ने चलाना शुरू कर दिया और उसे ही आजादी कह दिया। इसे हम 15 अगस्त 1947 को तथाकथित आजादी कहते हैं, आधी अधूरी आजादी कहते हैं। इसे हम विश्वासघात दिवस के रूप में जानते हैं। इस पूंजीवादी व्यवस्था को ही 15 अगस्त 1947 के बाद से विभिन्न चुनावों के माध्यम से, विभिन्न पार्टियों के सरकार गठन के बाद से उसी व्यवस्था को लगातार चलाया जा रहा है। जब अंग्रेज यहाँ शोषण करने आए थे, उन्हीं की दी हुई व्यवस्था को हम चला रहे हैं, तो फिर हम कौन सी व्यवस्था चला रहे हैं? हम शोषण की व्यवस्था चला रहे हैं। हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को चला रहे हैं जो अंग्रेजों की दी हुई है, जिसका आधार ही शोषण था। हमें ऐसी व्यवस्था को ही बदलना है, एक ऐसी व्यवस्था को लागू करना है जिसमें शोषण संभव ना हो, मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण संभव ना हो। आज की जो व्यवस्था है उसकी यह देन है, आज की इस आर्थिक व्यवस्था की यही देन है कि एक का शोषण होगा, एक का हित होगा तो दूसरे का अहित होगा। अर्थात एक के अहित पर दूसरे का हित टिका हुआ है, एक के नुकसान पर दूसरे का लाभ टिका हुआ है। इस व्यवस्था को समझने के लिए इसको और डिटेल से अगर हम जाने तो आप देखिएगा कि मुद्रा जो है, आप मुद्रा को जो देखते हैं, यह मुद्रा
एक प्रतीक मुद्रा मात्र है। इसको ना हम खा सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना पहन सकते हैं, लेकिन इसी के जरिए सब कुछ हो रहा है। इसका प्रतीक मुद्रा कहने का यह अर्थ है कि यहाँ इसका अलग वैल्यू है तो दूसरे कंट्रीज में इसका अलग वैल्यू है। हर जगह यह सेम नहीं है। जैसे 5 केजी चावल यहाँ भी सेम है तो दूसरे कंट्री में भी सेम है, उसकी वैल्यू वही है। 5 केजी चावल है, 2 केजी गेहूं है, जो भी है, कोई भी सामान, उसका वही वैल्यू है जो यहाँ है दूसरे कंट्रीज में भी है। लेकिन मुद्रा में ऐसा नहीं है, यह एक प्रतीक मुद्रा मात्र है। इसका यहाँ कुछ और वैल्यू तो दूसरे जगह कुछ और वैल्यू, लेकिन इसके लिए ही सारी मगजमारी है। यह मुद्रा कैसे आई? हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो सामंतवादी व्यवस्था जब थी, मुद्रा को कब लाया गया? वस्तु के विनिमय के समय। विनिमय प्रणाली को सुगम बनाने के लिए, विनिमय प्रणाली को इजी करने के लिए, जैसे पुराने जमाने में सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता था कि कोई जगह पर चावल है, कोई जगह पर दाल है, दोनों का आदान प्रदान करना है, विनिमय करना है। एक जगह से चावल उठा के दूसरे जगह देना है, वहां से गेहूं उठा के दूसरे जगह देना है। उसको इजी करने के लिए, ज्यादा सामान में उसको ढो के ले जाना होगा दूर दूर तक, उसको इजी करने के लिए क्या हुआ? मुद्रा का आविष्कार किया। यह मुद्रा आगे चलकर पूंजी का रूप लेती है। कैसे? जब विनिमय प्रणाली चलती थी, लोग एक दूसरे को सामान आदान प्रदान करते थे तो उन्हें बहुत कष्ट होता था। बैलगाड़ी पर ढो कर ले जाना होता था, बहुत सारा सामान ढो कर ले जाना होता था। उसको सुगम बनाने के लिए मुद्रा के रूप में कभी गाय का यूज किया गया, कभी कौड़ी का यूज किया गया। आज हम लोग उसको पैसे के माध्यम से देखते हैं। उसी मुद्रा को, उसी विनिमय प्रणाली के दौरान सौदागर आया, एक व्यवसायी उत्पन्न हुआ। व्यवसायी ने यह देखा कि इस मुद्रा को अगर हम ज्यादा संचित कर लेते हैं, ज्यादा जमा कर लेते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बेच पाएंगे। और इसी के कड़ी के रूप में मुद्रा का आविष्कार होता है। व्यवसायी आता है, वह क्या करता है? अधिक से अधिक मुद्रा संचय करने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा यह जमा करेगा, उसका अय्याशी उतना से ज्यादा होगा। इसीलिए उसने यह जमा करना शुरू किया। यही आगे चलकर सामंतवाद के बाद पूंजीवाद का रूप धारण करता है। अगर आप इसको विस्तृत रूप में लें तो यही आगे चलकर पूंजीवाद का रूप धारण करता है। और इसीलिए सभी लोग मुद्रा के पीछे, पैसे के पीछे भागते हैं। जबकि प्राकृतिक सारी संपदाओं का, प्रकृति में जितनी भी संपत्ति, जितने भी जो भी भौतिक संपदा हम देख रहे हैं, उसकी पहली जनक प्रकृति है। उसमें श्रम के द्वारा, मानव संशक्ति के द्वारा, उस पर परिश्रम करके हम उसे भौतिक संपदा का रूप देते हैं। हम उसे अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो यह क्षमता रखता है, और इसी क्षमता को, इसी गुण को श्रम कहा जाता है। किसी वस्तु को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता को ही श्रम कहते हैं। और यह क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। उसमें श्रम जो लगता है, उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है, उसको हम श्रम शक्ति कहते हैं। आज की इस पूंजीवादी व्यवस्था में मिल मालिक क्या करता है? मजदूरों को खरीद लेता है, मजदूरों को अपने पास बुलाता है, उनकी श्रम शक्ति को खरीद लेता है। 8 घंटे 10 घंटे के लिए उन्हें पैसे देता है, उनसे काम करवाता है। इसमें वो क्या करता है? मजदूरों से उनकी ऊर्जा को खरीद लेता है और उनके बदले उनसे प्रोडक्शन करवाता है। मजदूर इसके बदले क्या करता है? मान लीजिए 8 घंटे के एवज में उसे 300 रुपए मिलते हैं। मिल मालिक उसे 300 रुपए देता है, उसके बदले उससे 8 घंटे काम करवाता है। लेकिन क्या सिर्फ 300 रुपए ही उसका हक है? नहीं, जितना का वो प्रोडक्शन करता है वो लगभग 1 से 2 घंटे में ही उतना प्रोडक्शन कर देता है जितने में उसको 300 रुपए मिले। बाकी के जो 6 घंटे या 4 घंटे वो एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त काम करता है, उसका सीधा सीधा लाभ मिल मालिक को मिल जाता है।
इसी तरह से हर तरफ प्रोडक्शन होता है, हर चीज का प्रोडक्शन होता है, कपड़ा का, दवाई का, खाने पीने का, और भी बाकी सारी जो चीजें हम देख रहे हैं सामने, वो सभी जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उनमें यही काम है और यही शोषण होता है। ये जो 1 से 2 घंटे वो मजदूर काम कर रहा है अपने हक का, उसके बदले सिर्फ उसे 300 रुपए मिलते हैं। बाकी के 6 घंटे जो हम उसे अतिरिक्त श्रम काल कहते हैं, 1 से 2 घंटे जो उसने काम किया उसे हम आवश्यक श्रम काल कहते हैं, और बाकी जो 6 घंटे जिसने पूरा लाभ मिल मालिक को मिल जाता है उसे हम अतिरिक्त श्रम काल कहते हैं। यही घंटे का जो दायरा बना दिया जाता है कि इतने घंटे आपको काम करना है, यहीं पर उससे शोषण किया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर हर कारखाने में, हर जगह पर इस तरह से श्रमिकों का शोषण होता है और इसी से पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी मालिक इसी से अधिक लाभ कर अपने आप को समृद्ध बना लेता है, जबकि बेकार, बेरोजगार, गरीबी की भुखमरी की चपेट में आता जाता है। मजदूर कभी विकसित नहीं हो पाता, कभी समृद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि उसको 300 रुपए मिलते हैं डेली के, उसमें वो 8 से 10 घंटे काम करता है कारखाना में, उसके बाद फिर जाता है, जितनी ऊर्जा उसने व्यय की है, जितनी ऊर्जा उसने खर्च की है, जितना उसने खून जलाया है कारखाना में, वो फिर घर जाता है, खाना खाता है, बाकी अपनी जीविका चलाता है, फिर से वो खून बनाता है, उसके बाद दूसरे दिन वो फिर आ जाता है उस खून को बेचने के लिए। इसलिए उसके पास सिर्फ जीविका चलाने के लिए नाम मात्र का सिर्फ उसके पास पैसे मिलते हैं कि वो फिर से उस खून को फिर से बना सके और उसे फिर से बेच सके, और पूंजी मालिक, मिल मालिक उसको फिर से खरीद सके। यही है पूंजीवादी व्यवस्था का ढांचा, आधार, जिसपे यह व्यवस्था टिकी हुई है। आज की आर्थिक व्यवस्था को चलाने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, जिस पार्लियामेंट, विधानसभा के जरिए इन नीतियों को लागू किया जाता है, वो पूंजी मालिकों के हित में किया जाता है, वो मजदूरों को ध्यान रख के नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता तो आज हर मिल मालिक उसी मिल में काम कर रहा होता, मजदूरों के साथ काम कर रहा होता, लेकिन पूंजी मालिक से उन राजनीतिक पार्टियों को, उन राजनीतिक नेताओं को फंडिंग मिलती है, जिसके अनुसार वे काम करते हैं। पार्लियामेंट में RSPIML यह कहती है कि पार्लियामेंट में जो भी नेता बनते हैं, जो भी नीतियां लागू होती हैं, वो पूंजी मालिकों के हित में लागू होती है। वो एक कार्यकारिणी समिति है, पूंजी मालिकों की सिर्फ कार्यकारिणी समिति है और कुछ नहीं। उसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में इसीलिए घूम सकते हैं क्योंकि वो पूंजी मालिकों के हित में काम करते हैं। अगर वो श्रमिकों का ध्यान देने लगे तो आज तक इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी कभी नहीं होती। इंदिरा गांधी समय में नारा दिया था, गरीबी हटाओ। क्या अभी तक गरीबी हटी है? प्रधानमंत्री माननीय, जो कि कहना पड़ता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी यही करते आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या यह संभव है? आज की जो ये आर्थिक व्यवस्था जिसमें एक का हित दूसरे का अहित पर टिका हुआ है, ऐसी व्यवस्था जब तक चालू रहेगी, जब तक चलती रहेगी, तब तक कैसे हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे? ये सिर्फ मिल मालिक में ही नहीं होता। आप अगर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, कुछ सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो भी ये लागू होता है। सब्जी बेचने वाला आपसे ज्यादा पैसे लेना चाहता है, आप खरीदने वाले उससे कम देना चाहते हैं। दोनों तरफ विरोधाभास है, दोनों तरफ एक आंतरिक टकराव है। जब तक यह टकराव, जब तक यह संघर्ष रहेगा, जब तक यह विरोधाभास रहेगा, तब तक हम एक साथ कभी नहीं आ सकते। सबका साथ सबका विकास कभी संभव नहीं है। तो इसीलिए इस व्यवस्था में इस व्यवस्था की देन है कि हम एक का अहित दूसरे का अहित करेंगे ही। अगर मुझे लाभ कमाना है तो किसी का नुकसान करके ही हम अपना लाभ कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जब तक चलेगी, जब तक चलती रहेगी, और जीविका चलाने की यह व्यवस्था जब तक कायम रहेगी, मुनाफाखोर वाली यह व्यवस्था जब तक कायम रहेगी, तब तक समाज में से भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमें समाजवादी व्यवस्था को लागू करना होगा।
वितरण प्रणाली को, उत्पादन के क्षेत्र में जो वितरण प्रणाली होती है उसको सामूहिक करना होगा। व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार को खत्म करके सामाजिक अधिकार को लागू करना होगा। सामाजिक अधिपत्य के लागू करने से ही, मजदूरों के अधिनायकत्व से ही इस सामाजिक व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा, समाजवादी स्थापना को लागू किया जाएगा और सर्वहारा क्रांति के माध्यम से ही इस समाजवादी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। विभिन्न पार्टियां, विभिन्न तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियां भी ये सोचती हैं कि वैधानिक समाजवाद को लागू करके, वैधानिक समाजवाद के जरिए समाजवादी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है और उसके बाद सर्वहारा क्रांति की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो भ्रम में है। मार्क्सवाद यह नहीं सिखलाता। असली मार्क्सवाद लेनिनवाद यह कहता है कि वैधानिक समाजवाद नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद को लागू करना होगा। वैज्ञानिक समाजवाद क्या है और वैधानिक समाजवाद क्या है? विभिन्न तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टियां, जो कि अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टियां कहती है नहीं। वो लोग दक्षिणपंथियों की तरह ही नेतागिरी कर रहे हैं, चुनाव में भाग ले रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं, नेता बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं और इसी पूंजीवादी व्यवस्था को चला रहे हैं। जबकि मार्क्सवाद कहता है इस व्यवस्था को ध्वंस करना है, इस व्यवस्था को खत्म करना है। वे क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि इस विधानसभा में जाके वैधानिक समाजवाद को लागू कर देंगे, अर्थात संविधान बना के, विधान बना के विभिन्न एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में अपना बहुमत साबित करके लोगों के ऊपर थोप देंगे वैधानिक समाजवाद को और एक संविधान बना देंगे, उसके जरिए समाजवाद आ जाएगा। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता। मार्क्सवाद यह कहता है कि जब तक मजदूरों को, मजदूर वर्गीय एकता को हम एक नहीं करेंगे, उनको जब तक मार्क्सवादी दर्शन सिद्धांत से लैस नहीं करेंगे, जब तक उनके जरिए सर्वहारा क्रांति संपन्न नहीं करेंगे, तब तक वैज्ञानिक समाज का, समाजवादी स्थापना को लागू नहीं किया जा सकता। यह है वैज्ञानिक समाजवाद। सर्वहारा क्रांति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था को लागू करना, मजदूरों के माध्यम से वैज्ञानिक समाजवाद को लागू करना, इसी के जरिए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। वैधानिक समाजवाद जैसा कुछ नहीं हो सकता। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।